देखें अभी ये जितनी आपने गिनवाई चीज़ें, मैं देख रहा था कि यूरोप और अमेरिका की जो कंबाइंड जीडीपी है तकरीबन 57 ट्रिलियन डॉलर की बनती है और 2.54 ट्रिलियन डॉलर की नॉमिनल जीडीपी है। सारे यूरोप को आगे लगाया, पूरे नेटो को उसने मारा, 30% उसने यूक्रेन ले लिया। हाउ कम सच अ स्मॉल इकॉनमी उसने इनको जो है ओवर पावर किया और आज वो कहते हैं जनाब हमसे करो बातचीत और जंग बंद करो। हाउ कम? ये क्या है डायलेमा जल साहब? जी जी। रशिया की जब आप बात करते हैं जी, तो रशिया भी एक बहुत बड़ा मुल्क है और रशिया एक बहुत बड़ी पावर रहा है और रशिया का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। और एक वक्त था, अगर आपको याद हो, तो रशिया दुनिया में सबसे बड़ा एक खित्ता था। रशिया जो है यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से जाना जाता था और दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था। तो वो भी एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, उनकी भी एक बहुत बड़ी छाप है इलाके में और बहुत बड़ी रीच है। नंबर टू, रिजिलियंस की बात आती है। रिजिलियंट वो हैं और उन्होंने सोचा हुआ था कि अगर नेटो हमारे पड़ोस में आएगी तो हम इसको आने नहीं देंगे। लेकिन आगे जो बात हुई वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात थी कि शायद यूक्रेन ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि नेटो उसकी हेल्प को आएगा। अभी हुआ ये कि नेटो की जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज, वो उनको हेल्प तो कर रहे हैं, बट नेटो इज़ नॉट देयर। नेटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की फोर्सेस वहाँ पे नहीं गई। तो इसलिए जो आप कंपैरिजन फरमा रहे थे कि जो यूक्रेन है, इट इज़ फाइटिंग दिस वॉर एज अ प्रॉक्सी वॉर। वो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं जिसके पीछे अमेरिका और यूरोप है, लेकिन फिजिकल प्रेजेंस उनमें से किसी की भी नहीं है। और इसी वजह से रशिया जो है एम्बोल्डन हुआ है। अभी दूसरी चीज़ जो आती है सामने वो ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो स्टाइल है और जो वो बातचीत कर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों से और जो वेनेजुएला में उन्होंने किया है, ये तो एक नया प्रेसिडेंट सेट हो गया। नया प्रेसिडेंस ये सेट हुआ है कि माइट इज़ राइट पहले भी था, लेकिन अभी और ओपनली आ गया। जैसे हम कहते हैं ना, ग्लव्स उतार दिए हाथ से। तो अभी तो अमेरिका ने हाथ से ग्लव्स उतार लिए, तो वो जिधर भी चाहे वो उन्होंने ये इंडिकेट कर दिया वो जाके कब्जा कर लेंगे, हुकूमत में बैठ जाएंगे, किसी को उठा लेंगे। अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं जी मैं तो वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट भी हूँ। तो इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हम समझते हैं कि यूक्रेन जो है उसमें पूरी नेटो की और अमेरिका की माइट नहीं यूज़ हुई, और दूसरी तरफ से रशिया जो है उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और काफ़ी आगे वो आ गए हैं। और अभी हालात ये हैं कि मुझे लगता है कि ट्रंप साहब ने चिश्ती साहब, मैं यूक्रेन के आपसे पीछे से रहनुमाई हाथ उठा चाहूंगा। लिए। एक जानब जो है वो अमेरिका धमकी लगाता है, दूसरी जानब इसराइल धमकी लगाता है कि ईरान पर हमला होगा, और ये भी वो इस धमकी को जो है बड़ा वसी तर बुनियादों पर जो है वो बात करते हैं। दूसरी जानब खबरें ये भी आ रही हैं कि इसराइल इतना खौफजदा है कि वहां पर नेतन्याहू जो है वो नजर नहीं आ रहे, गायब हो गए हैं। क्या ऐसी सूरत में अगर कोई हमला होता है तो ईरान के पास कोई सरप्राइज भी है देने को, कि वो सरप्राइज दे सकता है? सबसे पहली बात तो ये है जी कि अमेरिका शायद खुद से हमला ना करे, उसकी इंस्टिगेशन या उसके पीछे जो सारी एफर्ट है वो इसराइल की होगी, और इसराइल चाहेगा कि वो किस तरह हमला कर दें, क्योंकि इनडायरेक्ट फ़ायदा इसराइल को है। अमेरिका को कोई नुकसान उठाना पड़े, शर्मिंदगी हो या एम्बेरसमेंट या वट हो, यहाँ तक तो ये बात होगी। उसके बाद आप बात कर रहे हैं जो ईरान की। ईरान के पास सरप्राइज मैं नहीं कह सकता कि क्या सरप्राइज है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने पहले भी, अगर आपको याद हो, तो बड़ी डेप्थ दिखाई, गहराई दिखाई अपनी एबिलिटी में, कि उन्होंने मिसाइल छोटों से शुरू किया, बड़ों पे आते गए आते गए आते गए, और फिर उन्होंने ये कहा जी हमारे पास इससे भी बेहतर मिसाइल्स मौजूद हैं। जैसे आपने अभी बड़ी अच्छी रिसर्च की है मियाँ साहब, और आपने जो बताया उनके मिसाइल सिस्टम्स के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में, तो उससे बंदे को इंसान ये कर सकता है विजुअलाइज कि उनके पास एज अ मिनिमम अगर नॉन कन्वेंशनल या न्यूक्लियर कोई सरप्राइज वगैरह जिस पे आप हिंट कर रहे हैं नहीं है, तो उसके बावजूद उनके पास मिसाइल और टेक्नोलॉजी मैं इतनी यही है। बात लास्ट डॉक्टर साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ चिश्ती साहब। ये अब चूंकि पूरा वारफेयर बदल गया, जिस तरह आप हमारी रहनुमाई करते रहते हैं दोनों साहबान और हजरात, कि अब जो वारफेयर में जो अब एयरफोर्स या मिसाइल्स का, और फिर इन ये जो आए हैं जो कि इवेड कर सकते हैं तमाम जो 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 डिफेंसेस हैं, तो इसमें आप सब हमने देखी वल्नरेबिलिटी पिछली जंग में इजराइल की, बिलबिला उठे थे वो। तो आई थिंक वो सीरियसली इजराइल को तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, और साथ साथ वो बेसिस भी मेरे ख्याल में वहाँ पे अमेरिकी फौजी हैं वो भी निशाना बनेंगे अगर वो वाकई इन्हें एलिमिनेट करने की गर्ज से कोई बड़ा इकदाम अमेरिका करता है। चिश्ती साहब
देखिए काजी साहब, पहले भी देखिए, अगर ईरान के और इसराइल के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था गर्मियों में पिछले साल, उसके अंदर किसकी मिथ टूटी थी, यानी कि किसका भरम टूटा था, इसराइल का या ईरान का? मेरा ख्याल है इसराइल का टूटा था। वो इसलिए कि हमने कहा था ये आयरन डोम है, इम्प्रेग्नेबल है, इम्पीचेबल है, ये तो पेनिट्रेट हो ही नहीं सकता। दुनिया का सबसे बड़ा एयर डिफेंस, एरो स्लिंग, एरो 2, आयरन डोम, थर्ड मिसाइल, जितने मिसाइल दुनिया में जो बेस्ट टेक्नोलॉजी ऑप्शन थी, वो सारी की सारी इसराइल में डिप्लॉयड थी। सोचा ये जा रहा था या परसीव किया जा रहा था कि इसराइल से ज्यादा तो वेल डिफेंडेड कंट्री शायद अमेरिका खुद भी नहीं है, क्योंकि ईरान की निस्बत वो 30 गुना छोटा था, पाकिस्तान से 70 गुना छोटा, ईरान से 70 गुना छोटा है, पाकिस्तान से 30 गुना छोटा है। इतना छोटा मुल्क 70 गुना ईरान से छोटा होने के बावजूद ज्योग्राफिकली वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया था। और उसकी वजह ये थी कि जब से इसराइल बना है पिछले 78 सालों में, अमेरिका ने सबसे ज्यादा अगर किसी मुल्क को एड दिया 78 सालों में, $265 बिलियन की, वो है इसराइल। और नंबर 2 अगर कोई कंट्री है वो है इजिप्ट, और वो है 50 बिलियन, 265 वर्सेस 50। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमने ये भरम टूटते देखा कि 260 बिलियन भी उड़ गया, आयरन डोम और स्लिंग और एरो सारे मिसाइल भी टूट गए, और वहां पेनिट्रेट हो गया। 5-7 दिन तक डिप्लोमेट्स तक को बंकर्स के अंदर रहना पड़ा, इनसिक्योरिटी हो गई। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पहले भी जो भरम दोनों मुल्कों से अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो इसराइल का वो खौफ खत्म हुआ कि कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता। चिश्ती साहब, मैं एक और तो मामले की तरफ जो है वो आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। इंडियन मीडिया जो है बड़ा वावेला कर रहा है कि पाकिस्तान JF थंडर जो है वो मुख्तलिफ ममालिक को जो है वो बेचने जा रहा है, बरामद करने जा रहा है। दूसरी जानिब वो ये कह रहा है कि 100 के करीब J-35 पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं। और एक और पहलू से भी बात करूंगा कि जो भारत का एक साजिशी और जो एक मायूस शख्स अजीत डोवल, वो उसने बयान दिया है कि तारीख का बदला लेंगे। तो उनको तारीख से नाबल्द इस शख्स को ये मालूम नहीं है कि बदला लेना है तो फिर क्या अफगानिस्तान से लोगे। और दूसरा सर, वहां के भारतीय अदाकार जो हैं प्रकाश राज, उन्होंने इंकशाफ किया है कि जो भारतीय सरकार है वो नस्ल कुशी करने जा रही है, इसकी तैयारी कर रही है मुसलमानों की और वहां कबाइल की। तो क्या इस तरह वो तारीख का बदला लेना चाह रहे हैं? क्या दुनिया इस पे जागेगी? तारीख की बात करते हैं तो पहले मैं 80 साल पहले एक आपको बता देता हूं। 1946 पूरे 80 साल हो गए आज। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ मुसलमानों को एड्रेस करते हुए जो पाकिस्तान बनने की मुखालफत कर रहे थे, यानी जो बनने वाला था मुल्क पाकिस्तान, उसकी मुखालफत कर रहे थे, तो कायद आज़म ने अंग्रेजी में बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था जो मुसलमान पाकिस्तान बनने की मुखालफत कर रहे हैं उनकी आने वाली नस्लें हिंदुस्तान से अपनी लॉयल्टी साबित करने में गुजारेंगी। तो अब आप खुद देख लीजिए कि लॉयल्टी शाहरुख खान हो, चाहे उसका IPL हो या कुछ और हो, वो पहले अपनी लॉयल्टी साबित करते हैं, फिर वो आगे चलते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अजीत डोवल साहब की आप बात कर रहे हैं तो ऐसे लोगों का क्या गिला कीजिए जिन्होंने पिछली वॉर ट्रॉफी अभी लोगों को नहीं दिखाई। जब उन्होंने मई में हमला किया था तो उन्होंने एक वॉर ट्रॉफी दिखानी थी अपने लोगों को कि देखो हमने हमला किया। और कई दफा आपके प्रोग्राम में मैं अर्ज कर चुका हूं कि जो हमला करता है उसके पास बहुत एडवांटेज होता है, इनिशिएटिव होता है, सरप्राइज होता है, टाइमिंग होते हैं, इंटेंसिटी होती है, और सबसे बढ़कर इंटेंसिटी कितनी से करना है। 100 जहाज भेजने हैं कि 2 जहाज भेजने हैं, सब कुछ उसके पास होता है। इनिशिएटिव होने के बावजूद क्या कर सके वो? टेक होम क्या था उनके लिए? वो वॉर ट्रॉफी कहाँ है उनकी जो मई से वो खुद भी ढूंढ रहे हैं, उनकी ऑपोजिशन भी पूछ रही है, और प्रेसिडेंट ट्रंप तो कई दफा ढूंढ चुके हैं। तो देखिए, जब तक वॉर ट्रॉफी उनके लिए कोई नहीं, सिर्फ लोगों के अंदर हाइप क्रिएट करना, इलेक्शन बिहार में हो तो लोगों को पाकिस्तान का नाम लेकर डराना, इस तरह कौमें नहीं आगे चलती। और सबसे बड़ी पॉपुलेशन दुनिया की जिस मुल्क की है, उस मुल्क के 140 करोड़ लोगों को एक खौफजदा करके वोट लिए जाते हैं। खौफजदा करके कहा जाता है कि हम हारे नहीं हैं, बस अगले राउंड में जीतने वाले हैं, अगला राउंड जीतने वाले हैं। तो आपको उस वक्त किसने रोका था? अगर आप नया हमला करके कुछ दिखाएंगे तो मई में किसने आपको मना किया था? 8 तारीख को आपके ही फॉरेन ऑफिस ने राब्ता किया था अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर के साथ कि जनाब हमने जरा पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं कुछ ना कुछ बातचीत। तो अब तो डॉक्यूमेंटेड है, अब सारा मीडिया कह रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप भी किसी दिन बोल पड़ेंगे नाम लेके कौन से मुल्क के जहाज गिरे हैं। तो मेरा ख्याल है ये हाइप क्रिएट करना, इस पे क्या कमेंट किया जाए अफसोस के अलावा कि इतना इररिस्पॉन्सिबल किया जा रहा है। लोगों के अंदर क्रेडिबिलिटी लूज करते जा रहे हैं दिन ब दिन। आपने देखा पहले जहाजों में लूज की, अब पॉलिटिकल फ्रंट पे भी लूज करते जा रहे हैं। अच्छा, एक और बात जल्द साहब, एक तो ये देखें प्रकाश राज बड़ा प्रोग्रेसिव आदमी है और बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, मेरे ख्याल में उसको मुश्किल भी जो है वहाँ करनी पड़ती है। मगर मैं जल्द साहब एक और आपसे बात पूछना चाहूँगा
तो आपको याद होगा 90s में बड़ा पॉपुलर हुआ था, और हम तो वैसे ही हाथ बांध लेने जब वेस्ट से कोई थेरी आए, फ्रांसिस फुकुयामा का वो था क्या एंड ऑफ हिस्ट्री, फिर वो जो दूसरा सरकारी CIA का मुलाजम दानिश्वर था सैमुअल हंटिंगटन, उसने कहा जी नहीं जी लड़ाई तो होएगी मगर ये तहजीबों के दरमियान होगी। अब नेटो के अंदर हो रही है, वो जहाज़ जर्मनी भेज रहा है और वो डेनमार्क पे हमला करके कब्जा कर रहा है। तो ये सारी थेरीज जो हैं ये खैर से हम बड़ा उनको वेलकम करते हैं। हमें क्या इनके बारे में ज़रा रीथिंक भी नहीं कर लेना चाहिए जनरल साहब? और जो कॉन्फ्लिक्ट है और ख़ास तौर पर क्लास कॉन्फ्लिक्ट को पीछे फेंकने के लिए ये थेरीज बनवाई गई थी कि जी अब क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, वो तो यूरोप में शुरू होगी। यहाँ लुक मैलन शाह के पीछे फ्रांस में लोग निकल रहे हैं, हर जगह लोग बिल बुला रहे हैं मैशत दोबारा से। यू सी कि वर्ल्ड स्टेज इज सेट फॉर दी क्लास कॉन्फ्लिक्ट। जनरल साहब जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका और बड़ा गहराई वाला क्वेश्चन है। सबसे पहली बात यह है कि एंड ऑफ हिस्ट्री और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की जो आपने बात की, एंड ऑफ हिस्ट्री में तो उन्होंने कह दिया जी लिबरलिज्म जीत गया और कम्युनिज्म हार गया। वेरेज अभी वक्त बता रहा है, अभी थोड़ी देर पहले हम रशिया की बात कर रहे थे, बाकी जगहों की बात कर रहे होते हैं हम, नॉर्थ कोरिया भी है और चाइना जो है वो कम्युनिज्म तो नहीं है बट वो सोशलिज्म अडॉप्ट किया उन्होंने विद चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो बात तो उनकी पूरी ना हुई, नंबर वन। नंबर टू, ये सारी जो किताबें लिखवाई गई और उसके बाद का जो नॉलेज है, इवन 1945 के बाद जो किताबें लिखवाई गई, सबका एक ही मतलब था कि जो हम कहते हैं वो सही है, जैसे हम में आप वैसे हो जाएं तो आप फिर सही हैं, वरना आप हम में से नहीं हैं, समथिंग लाइक दैट। अभी जो बात है कि पहले भी ये सारा कुछ कायद साहब इसी तरह ही होता था कि जंगें जो है ना वो रिसोर्सेज पे होती थी। अगर आप देखें वर्ल्ड वॉर 2 हुई, वर्ल्ड वॉर 1 जो थी वो थी, तो पहले भी जंगें जो हैं ये रिसोर्सेज पे हुई। उस ज़माने में कोल और स्टील के ऊपर जंग होती थी। जो 1945 के बाद यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनी तो फिर ख़त्म हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये EU बन गया। तो अभी भी जो बेसिक जंग हो रही है अगर आप गौर करें तो जहाँ पे किसी, वो उर्दू में कहते हैं ना, जहाँ पे वसाइल हैं वहाँ पे मसाइल हैं, ये सारी जंगें वहाँ पे हो रही हैं। ट्रम्प साहब भी उधर ही जा रहे हैं जहाँ पे रिसोर्सेज हैं, ऑयल है, मिनरल्स हैं, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जनरल साहब मैं रहेगा माफ़ी चाहता हूँ, जो बड़ी अहम बात है मगर एक हम सेशन आपके साथ मुकम्मल इस पर भी करेंगे, मगर इस वक्त क्योंकि दीवार आ जाती है। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब, जनाब एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका।